हाँ तो जी प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एमएससीसी ऑफिशियल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने बाल गोविंद भगत को लिए थे, बाल गोविंद भगत को, जिसको हमने वन शॉट के रूप में जो है कंप्लीट कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लें। हमने चाहते हैं कि आप लोग कोई ऐसा चैप्टर हो जिनसे ऑब्जेक्टिव आने वाला हो और आप लोग जो है वो चैप्टर को मिस कर दे, तो वो वीडियो आप जाकर जो है जल्दी से देख ले, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने में आ सके वो लिख ले। और आपके जो बिहार बोर्ड में आने वाला है 2000 बस फरवरी में जो है आपका जो एग्जाम आने वाला 2026 ही हालांकि चल रहा है, जो आने वाला जो है उसमें से जो है एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, इसलिए आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख ले। और आज के जो वीडियो हम बात करेंगे वो होगा हमारा हुंड्रू का जलप्रपात, जो कि क्लास 10th का नॉन हिंदी है। क्या है जी? क्लास 10th का नॉन हिंदी है। और इनका अगर राइटर की बात करें यानी कि लेखक के बारे में बात करें तो इनका जो लेखक है वो आपको है कामता प्रसाद सिंह कामजी। कौन है? कामता प्रसाद सिंह जी कामजी है, कामता प्रसाद सिंह कामजी जी है। आज हम इसी हुंड्रू का जलप्रपात जो है इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम कहां तक खींच सकते हैं। और हो सकेगा तो हम जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा उनको हम बोर्ड पर लिख दिया करेंगे। आप लोग का काम क्या रहेगा, आप लोग कॉपी और किताब ले लेना है, बैठ के जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हम लिखेंगे और बोलते हुए चलेंगे। आप लोग को क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव को अच्छा से लिख लेना है और उनको याद करना है, ताकि अगर देखा जाए तो ये हुंड्रू का जो जलप्रपात है इसमें से करीब आपको 3 ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? 3 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोग क्या करना है, वो 3 ऑब्जेक्टिव जहां से भी आए वो 3 ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो देरी न करते हुए जो हम अपना क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ही हो चुका है, 8 बज गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है हमारा क्या, हुंड्रू का जलप्रपात। और ये जो हमारा चैप्टर है वो 5वां नंबर चैप्टर होगा। कथाएं सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया गया है। क्या बोला है? धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में जो है आपको धार्मिक और सांस्कृतिक जितनी भी रीति रिवाज है, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान जो है, रीति रिवाज करने वाला स्थान है, जो धार्मिक लगे जो सांस्कृतिक लगे, इन्हीं सब जगहों का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। कहता है हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी सांस्कृतिक की विशिष्ट, क्या बोल रहा है कि विशिष्टता और उभरने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जल सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अभ्रक और कोयला खदानों की वर्णन की गई है, यानी प्रकृति के साथ ही महत्वपूर्ण की जिजीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन किया गया है। पाठ में बहुलदानी सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक के प्रति विशिष्ट विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशेषता को उद्घाटन से पाठ का रोचक बनाता है। यानी कि इस चैप्टर में जो आपको कौन कौन सा जो है आपको स्थान आपको धार्मिक और सांस्कृतिक लगता है, तो उस स्थानों का जो है चर्चा किया गया है। इनके बाद यह आपको अगर देखा जाए तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है आपको उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वो उत्तराखंड में पड़ता है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार जाके देखिएगा। अभी के मौसम में तो आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन जब बारिश का जो मौसम होता है तब आप जाके देखिएगा हुंड्रू का जलप्रपात। देखने में जो है ना आपको बहुत ही सुंदर लगता है। जो तो हुंड्रू का जलप्रपात है उनका पानी अगर देखा जाए तो बहुत ही ऊपर से जो है 243 फुट ऊपर रहता है। क्या? 243 फुट जो है पहाड़ है, वहां से जब पानी गिरता है तो लगता है कि दूध की धारा बह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ना आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर कोई जाना चाहेंगे तो अच्छा से जाइएगा और घूमिएगा, बहुत ही अच्छा शहर है उत्तराखंड। देखिए क्या कहता है,
यह हमारा था ऊपर वाला भाग था जो कि हमको समझाया गया है। कहता है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। क्या हुआ? छोटा नागपुर क्या है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। क्या है? छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पर्वत पर पहाड़ों का देखकर धरती भी उबड़ खबर और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बरखाती व रखी है, जिन्होंने मैदान की छाती चिरी है और पर्वतों का अंदर फुरा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधे और लाता जन्मों के साथ जंगल अपनी जगह जगह पर आबाद है, जिसे जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़क जिसने बहने में ठेकेदारों का कम तरतूर और विभाग को कम व्यय है, सांप की तरह भागी जा रही है और वही उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर भी कुछ पैदल मुसाफिर भी गति से चलते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो अगर देखिएगा हुंडलुगा जलप्रपात, तो हुंडलुगा जलप्रपात के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि वो जो ऊपर से जो हुंडलुगा जलप्रपात का जो पानी गिरता है, तो एक सुरंग की तरह जो है ना चीरता फाड़ता पहाड़ को जो है निकलता है। आप देखिएगा कि वहां पे अगर जाइएगा तो देखिएगा कई कई पे जो है ना आपको मिलेगा कि ऊपर है, ऊपर मतलब कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं देखिएगा कि एक तरह से जो सुरंग जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है ना ये पानी का जो है ना हुंडलुगा जलप्रपात में जो पानी जो निकलता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से जो है ना चीरता फाड़ता जो है निकलते जाता है। कहता है धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। धरती पर क्या हो रहा है? वो आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। नृत्य मतलब होता है डांस, नाच, नृत्य हो रहा है। और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। आसमान में क्या कर रहे हैं? बादल छाए हैं। क्या है? बादल छाए हैं। जनजन के कंठ से मदन गीतों की सृष्टि हो रही है। और बादल जो है हुंडलुगा जलप्रपात जो है आसपास के जो वातावरण है वो क्या बोल रहे हैं? गीत गा रहे हैं। मतलब जन जन से क्या कहते हैं? छन छन करते रहते हैं। क्या करते हैं? छन छन करते रहते हैं। जैसे लगता है कि गीतों गा रहे हैं। क्या? जैसे लगता है क्या? गीतों की सृष्टि हो रही है, जिसमें पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगल के जानवरों की आवाज के साथ जंगल में कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों के चहक से पेड़ और शाखा गुजर रहे हैं। और हुंडलुगा जो जलप्रपात है उसमें विचित्र विचित्र यानी कि अलग अलग पक्षी जो है क्या कर रहे हैं? गूंज रहे हैं। कहता है सुंदर जलवायु, मनोहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है। हवा क्या होता है? धीरे धीरे बहुत डोलता है। क्या होता है? हवा धीरे धीरे डोलता है। तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती रहती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं और उसमें स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वस्थ का वरदान मिलता है। नदी कल कल छल छल स्वर में बहती है और तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बरसती है। झरने सतत झरझर कर आंखों को तारी मत नमी कल्पना को सुंदर और खुराक चित्त को स्वस्थ और पवित्रता प्रदान करते हैं। कहते हैं खाने में कोयला, कहते हैं खाने में कोयला और अवरक जंगल में तरह तरह की लकड़ी फूल फुनगियों पर नाचती तिलतिलाती फल वर्ग में झुके जा रहे हैं। सुबह संपन्न अवनीय घटिया सुषमा की दर्शनीय नदियां हरिती मावले मनमोहक मैदान मन पर जादू जैसे असर करने वाले पर्वत मस्त निवासी पर इनके साथ यह छोटा नागपुर है। कहता है एक और पृथ्वी अपने कोष से अलग, क्या बोल रहे हैं कि एक और पृथ्वी अपने कोष पर उभर रही है तो दूसरा ओर कोयला बनकर लोगों को घर में सोना ला रहे हैं। यानी कि अगर देखा तो पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो अनेक प्रकार का जो है पृथ्वी एक तरह से बहुत ही टेम्परेचर होने के कारण जो है कोयला भी मिलता है। अगर पृथ्वी के अंदर में अगर आप देखिएगा तो कोयला का भी प्राप्ति होता है। और वही कोयला जो है हम लोग को क्या करता है? सोना के रूप में जो है भाव में मिलता है। यहाँ तो ना मिलता, लेकिन अगले जगह पे देखिएगा कहीं कहीं पे देखिएगा कि वही कोयला जो है पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है वही जो है ना आपको सोना के भाव से मिलता है। कहता है एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अब्रक बनकर
दुनिया का श्रृंगार कर रही है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियों पत्थरों को खुराद खुराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे लोग श्वेतशिलाग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों को करुणा की धारा और झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। अब देखिए, जैसे हुंडू का जलप्रपात जो है, मतलब पानी पर जो है आपको पत्थर पर गिरता है, क्या बोलेगा, पहाड़ से जब पानी जो है नीचे गिरता है पत्थर पर, तो वो पत्थर जो है आपको ऐसा लगता है कि कोई श्रृंगार कर रहा है। क्या करता है, ऐसा लगता है कि कोई श्रृंगार कर रहा है। वो जो पत्थर पे जो पानी गिरता है, पानी पे जो है, मतलब सॉरी, पत्थर पे जो पानी गिरता है, पत्थर क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, गिरने के बाद जो उछलता है ना पानी, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वो इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उसमें हुंडू का झरना का बात ही निराला है। मैं जब भी रांची या हुंडू गए, क्या होता है, मैं जब भी रांची गया हुंडू देखने जरूर जाता था। सॉरी, उत्तराखंड में पड़ता हुआ, ये आपको रांची में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रांची में पड़ता है। कौन, हुंडू का जलप्रपात। तो आपसे पूछा जाएगा कि हुंडू का जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है क्या, रांची में पड़ता है। क्या पड़ता है, रांची में पड़ता है। तो यहां से हम पढ़ते हैं, ये देखो, हुंडू का जलप्रपात कहाँ पड़ता है, बुआ, कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सॉरी यहाँ पे ये होगा, बराबर होगा, कहाँ पड़ता है बुआ, तो ये पड़ता है आपको कहाँ, रांची में। कहाँ पड़ता है, रांची में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी, रांची में पड़ता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है बुआ, छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर को क्या कहता है, स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। क्या कहते हैं वो, स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। स्वर्ग का टुकड़ा क्या कहा जाता है, वो स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। क्या कहता है, स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उसमें हुंडू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंडू देखने जरूर जाता था। यह झरना है जिसे मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं, अघाता मतलब ये मतलब थकता नहीं है। रांची से पुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रांची से जो है पुलियावाल का जो सड़क है वो कितने मील दूर है, तो वो आपको बहुत 14 मील दूर है। कितने मील दूर है, 14 मील दूर है। रांची से पुरुलिया वाला सड़क जो है वो 14 मील दूर है। क्या है, 14 मील दूर है। तो आप लोग को याद क्या करना है कि रांची से जो पुरुलिया वाला बाग सड़क जो है वह कितने दूर जाने के बाद जो है मिलता है, तो वह आपको 14 मील दूर जाने के बाद मिलता है। क्या बोले हम कि रांची से पुरुलिया वाला जो सड़क है, वाला सड़क कितने मील, सड़क जो है कितने मील दूर जाने के बाद मिलता है। कितना मील दूर जाने के बाद वो मिलता है, तो आपको क्या याद रखना है, 14 मील दूर जाने के बाद याद रखना है। क्या, 14 मील दूर जाने के बाद जो है ये आपको जो है सड़क मिलता है। कौन सा सड़क, तो पुरुलिया वाला बाग सड़क जो है मिलता है, पुरुलिया वाली सड़क मिलता है। कितने दूर जाने के बाद, 14 मील दूर जाने के बाद मिलता है, जिसमें हुंडू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड में कहता है, पुरुलिया रोड से उसकी दूरी जो है ना, यानी कि पुरुलिया रोड जो है उससे जो हुंडू का जो जलप्रपात है उनकी जो दूरी है ना वो आपको 13 मील है। वो कितना दूर है, 13 मील है। अब यहां से जो हमारा पुरुलिया वाला मार्ग होता है, ये जो पुरुलिया वाला जो सड़क है,
यहां से जो है ना हुंड्रू का जो जलप्रपात है ना, क्या बोले हम, हुंड्रू का जो जलप्रपात है ना, ये आपको जो है आपको 13 मील दूर जाने के बाद जो है पड़ता है। कितना दूर? तो 13 मील। कितना मील हुआ? 13 मील जाने के बाद जो है मिलता है। क्या बोले हम कि 13 मील जाने के बाद जो है मिलता है पुरुलिया रोड। फिर से एक बार देख लेते हैं। कहते हैं रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद जो है, सॉरी यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे तो समझ गए। अब बात करता है कि ये हमारा रांची कहाँ है? रांची ये रहा। कौन रहा? रांची। रांची ये रहा है ना, ये रांची। अब यहां से क्या बोले हम, यहां से 14 मील, क्या बोले हम, यहां से 14 मील जब जाएगा, एक मिनट इनको हम रिमूव कर देते हैं, अच्छा से वो लिखना है ना। अब यहां से जो है, जब ये कौन करता है? कामता प्रशासनिक काम करते हैं कि यहां से जब हम 14 मील, क्या बोले हम, 14 मील दूर जाएंगे, क्या बोले हम, यहां से जब हम 14 मील दूर जाएंगे तब हमको जो है एक सड़क मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सड़क मिलेगा। और उस सड़क का जो नाम होगा वो होगा पुरुलिया, पुरुलिया वाली सड़क होगा। पुरुलिया वाली सड़क होगा। क्या होगा? वो पुरुलिया वाली सड़क होगा। अब यहाँ पे जब आप जाइएगा, यहाँ पे जब पहुंच जाइएगा, पुरुलिया वाली सड़क पे जब पहुंच जाइएगा, तो यहां से जब आप 14 मील, सॉरी 13 मील जो है, यहां से आप जब 13 मील दूर जाइएगा, क्या बोले, यहां से जब आप 13 मील जो है दूर जाइएगा, तब आपको रांची में जो हुंड्रू का जो जलप्रपात बसा है वो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां से जब आप 13 मील दूर जाइएगा, 13 मील दूर जाइएगा, तब आपको रांची मिलेगा। क्या मिलेगा? रांची से हुंड्रू का जो है मिल जाए, मतलब यह जो 13 मील जाइएगा तब आपको क्या मिलेगा? रांची मिलेगा। अब रांची जब मिलेगा, क्या बोले वो हम, रांची जो मिलेगा, अब यहां से जो है इनकी जो दूरी है ना, वो आपको वो 27, क्या बोले हम, 27 मील दूर है। क्या है? 27 मील दूर है। क्या हुआ? 27 मील दूर है। समझ गए? ना समझे भाई? नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हुंड्रू का जलप्रपात हो गया। ये हुंड्रू का जलप्रपात का लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम जी है। कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम है। अब बात करते हैं कि हमारा जो छोटा नागपुर है, क्या बोले हम, छोटा नागपुर जो है, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है ये कहां पड़ता है? हुआ तो ये पड़ता है आपको रांची में। कहां पड़ता है? रांची में पड़ता है। कहां पड़ता है? रांची में पड़ता है। समझ गए? ये कहां पड़ता है? हुआ रांची में पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये रांची से जब हम 13 मील दूर जाते हैं, सॉरी 13 नहीं, यहाँ पे 14 मील होगा। रांची से जब हम 14 मील दूर जाते हैं तब हमको एक सड़क मिलता है। क्या मिलता है? वो सड़क मिलता है। और सड़क का नाम क्या होता है? पुरुलिया वाली सड़क। क्या नाम रहता है? पुरुलिया वाली सड़क। अब ये पुरुलिया वाली सड़क से जब हम जाते हैं 13 मील दूर, तब हमको मिलता है रांची। क्या मिलता है? रांची मिलता है। और रांची से जो है 27 मील जब हम आते हैं दूर, तब हमको मिलता है क्या? हुंड्रू। क्या मिलता है? वो हुंड्रू मिलता है। क्या मिलता है? हुंड्रू मिलता है। समझ गए? हाँ समझ गए। कहता महात्मा गांधी ने कहा कि संध्या की पवित्रता एवं मानता तभी है जब उनका साधन भी महान हो। ये कौन कहता है? महात्मा गांधी कहता है। तो यहाँ से आपको जो ये लाइन जो है आपको ले लेगा कि संध्या की पवित्रता तभी देखी जाती है जब उनका साधन भी महान हो। ये पंक्ति उक्त कहानी में से ली गई है। तो किस में से ली गई है? तो हुंड्रू का जलप्रपात में से ली गई है। तो ये भी हमको लिख देते हैं। क्या इनको मिटा दे? बोलिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके बाद हम मिटा देंगे। ले लिए? चलिए मिटाते हैं इनको।
देखो हम क्या बोले, हमने बोले कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि संध्या की पवित्रता, क्या बोले हम, संध्या की पवित्रता तभी देखी जाती है जहां पे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या, संध्या की पवित्रता, संध्या की पवित्रता तभी देखी जाती है, तभी देखी जाती है, जाती है जब उसका साधन भी क्या हो, महान हो, महान हो। हम क्या बोले बुआ कि संध्या की पवित्रता तभी देखी जाती है जब उनका साधन भी महान हो। ये जो है पंक्ति जो है आपको महात्मा गांधी ने बोले हैं, कौन बोले हैं, महात्मा गांधी, कौन बोले बुआ, महात्मा गांधी जी बोले हैं, कौन बोले हैं, महात्मा गांधी जी बोले हैं, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा कि संध्या की पवित्रता एवं महानता तभी देखी जाती है जब उनका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही होना चाहिए। ये भी कौन बोले हैं, महात्मा गांधी जी बोले हैं कि अगर आप महान मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपका जो है ना मार्ग भी क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए बुआ। जैसे हुंडरू का झरना वैसे ही उनका क्या है, मार्ग भी है। कहते हैं रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने, कहते हैं रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी ही देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। यानी कि क्या बोलता है, जब हम रांची से हुंडरू तक पहुंचते हैं तो बीच बीच में हमें कई ऐसे दृश्य देखने का मन करता है जहाँ पे हमको रुकने का मन करता है। ऐसे दृश्य देखने को मिलता है जहाँ पे हमको क्या करने का मन करता है, रुकने का मन करता है, जाने का मन करता है कि कई कुछ देर जो है हम यहाँ पे रुक कर जो है अच्छा से ये दृश्य देख ले। लेकिन क्या बोलते, देखिए, लेकिन ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका कि शायद बाघ को भी डर लगता हो, लेकिन काहे नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो जो है आपको जंगल जो है वो जगह जो है काफी डरावना लगता है, ऐसे भयानक लगता है जहां पे शेर को भी जाने में अगर दिक्कत हो तो सोचो भाई, अगर हम और आप जाएंगे तो कितना दिक्कत होगा। भले देखने में अच्छा लगता हो लेकिन वो जगह जो है हम लोग को रुकने के लिए नहीं है, इसलिए नहीं रुकते होंगे। और बीच बीच में पहाड़ी पर झाड़ी सब दर्शनीय का वर्ण्य, चूंकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी भी न्यारी दर्शनीय सब वर्ण्य, चूंकि महीना अगस्त हरियाली थी। बरखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी क्योंकि हुंडरू से निकल के बहती है तो वो जो है नदी जो है आपको पत्थर को चीर कर निकलते हैं, क्या कहते हैं, पत्थर को चीर कर निकलते हैं, समझे। छाती को चीर कर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चढ़ती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर, कहते हैं सब मिलकर आनंद में कोई गुनगुन, क्या बोले, कोई गुना बढ़ा रहे थे। हवा में, कहता है हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह देकर डोल रही थी। वो छोटा नागपुर के निवासी सादगी में अवतार और गरीबी की पूर्ति जिसकी रहन सहन में जिसकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यह खड़े थे जैसे कि मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कई कई पर अलग बगल में, कहता है कई पर अगल बगल में हो लहरा रहे थे जैसे यहाँ बालों की किस्मत लहरा रही है। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास तक पहुंच गए। एक बार मन मन ही मैंने झरने को प्रणाम भी किया। कौन बोलता है, ये कमता प्रसाद सिंह कामजी बोलते हैं कि एक बार जो है हमने वहां पे पहुंचे और उनको जो है मन ही मन क्या किए, प्रणाम किए। कहते हैं पहाड़ पर पानी का यह अजीब लीला है। क्या बोलता है, पहाड़ पर जो है पानी जो देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो लीला जो है ना अजीब है।
जिसका मुकाबला पर ना रामलीला करे और ना रसलीला करे। पानी का इस झरना उछलता कूदता झूम मचाना और उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिल्ला रहे हो, जैसे 5-10 ट्रेन का जो इंजन है एक बार आवाज कर रहे हो, एक साथ आवाज कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवा चक्कर काट रहे हो और जैसे कई शस्त्र नाग एक साथ फड़फड़ाकर फुफकार काट रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री को कानों में ऐसे ही आवाज पड़ती है और अवधारण देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसे ही मालूम होता है मानो हम दवलोक के समीप पहुंच गए हो। हाँ क्या यह कहता है, हाँ क्या यह युग युग में पानी का आघात है, पत्थर को दर्शाता है और यू एक प्रकार के एक पत्थर का क्षमता का प्रदर्शन है। एक कहता है पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसमें छाती को चीर कर पानी निकलता है। क्या बोलता है कि एक पत्थर ऐसा भी है जहां से क्या करता है पानी जो है छाती चीर कर पत्थर का जो है निकलता है। कहने का मतलब यह है कि एक पत्थर ऐसे भी है जहां से पानी जो है ना पत्थर को चीर कर निकलता है, समझ गए, निकलता है। ये एक प्रकार से चल क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मत है। हाँ पत्थर मत है, करुणा के सामने, प्रेम के सामने और जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती भी धारा फोड़ते हो, पत्थर की आंखों से आंसू निकलते हो और पत्थर का कलेजा पिघल जाता हो। पार पर नदी का यह खेल है, कहता है पार पर नदी का यह खेल है। यह नदी का स्वयं रेखा जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे होंडरू का एक झरना है। क्या बोले यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि यह एक नदी जो है ना होंडरू का जो जलप्रपात है ना उनको स्वर्ण नाम के नाम से भी है जो जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। किसको, होंडरू के जलप्रपात को। कहता है यह नदी है स्वर्ण रेखा है जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर होंडरू का यह झरना है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि होंडरू का जो जलप्रपात है ना वह कितना दूर जाने के बाद, जो मतलब 50 मील एक आपको अगर जाना होगा तो एक नदी है, क्या है, एक नदी है जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण रेखा। क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा की स्वर्ण रेखा, एक मिनट मतलब स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा है। यहाँ पे जब आप पहुंच जाइएगा, यहाँ पे जब आप पहुंच जाइएगा तो यहाँ से अगर आप जाते हैं कितना 50 मील, क्या बोले हमको 50 मील दूर जब जाइएगा तब आपको मिलेगा होंडरू का जलप्रपात। होंडरू का जलप्रपात, ऐसे होता प्रपात। क्या बोले, हाँ स्वर्ण रेखा जब नदी आपको मिल जाए तो समझ जाएगा कि यहाँ से बस आपको जो है 50 मील दूर जाना है और फिर आपको जो है होंडरू का जलप्रपात मिल जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सीबुन एवं बलासोर जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि स्वर्ण नदी जो है, ये जो हमारा स्वर्ण नदी है वो, ये जो हमारा स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहां से निकलता है। क्या बोले वो, ये जो है आपको स्वर्ण, क्या बोले स्वर्ण रेखा जो नदी है ये कौन कौन से जिलों से होकर निकलता है, तो ये वो आपको निकलता है ये आपको क्या निकलता है, देखो कहां से निकलता है, निकलता है आपको रांची से होके निकलता है। क्या बोले हम, रांची से होके निकलता है और रांची हो गए, धनबाद हो गए, क्या धनबाद हो गए, इनके बाद हो गया आपको सिंहभूम हो गए, सिंहभूम हो गए, सिंहभूम, क्या बोले हम, सिंहभूम हो गए। इनके बाद देखो यहाँ बलासोर, क्या बोले हम, बलासोर,
क्या बोले, बलासुर इतना जीरो से होकर जो है निकलता है, इतना जीरो से होते हुए निकलता है। यानी कि ये जो स्वर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा नदी जो है, ये आपको रांची हो गए, धनबाद हो गए, सिंहभूम हो गए, बालसोर हो गए और बालसिर हो गए, ये चार तो जो है ना जिला जो है, इतना जिला से निकल के जो है ये स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। कहता है नदी जहाँ पहाड़ को, कहता है नदी जहाँ, हाँ, नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चलती है, वहां पानी की, कहता है वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से गिरते हैं, एक प्रतीत होता है कि पानी की चक्कर और बहावर की, यहाँ पे सॉरी, गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं। यह झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। आपसे क्या पूछा जाए कि ये जो हुंडरू का जो जलप्रपात है, ये आप पहले लिख लीजिए कि संध्या की पवित्रता, और संध्या की पवित्रता देखी तभी देखी जाती है जब उनका साधन भी क्या हो, मान हो। ये आपको महात्मा गांधी बोले थे। स्वर्ण रेखा से जो है आपको जब 50 मील दूर जाइएगा तब आपको हुंडरू का जलप्रपात मिलेगा। और ये जो हमारा स्वर्ण रेखा नदी जो है, ये आपको रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालसोर जिला से होते हुए क्या करते हैं, निकल के आपको बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते हैं। क्या बोले, रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालसोर जिला से निकल के और आपको बंगाल के खाड़ी में जाके क्या करते हैं, गिरते हैं। कौन, स्वर्ण रेखा नदी। इनके बाद जो हम बता दो, ये आपको ऑब्जेक्टिव था। इनके बाद जो और अगर बात देखा जाए, आगे देखा जाए तो आगे बोलता है हमारा जो हुंडरू का जलप्रपात है, क्या बोले हम, हुंडरू का जो हुआ जलप्रपात है, उनका जो ऊंचाई अगर देखा जाए, जब पानी जो गिरता है तो उनका जो ऊंचाई कितना होता है, या फिर जो पहाड़ से जो पानी नीचे गिरता है तो उस पहाड़ का जो ऊंचाई है वो आपको वो 243 फुट है। कितना है, 243 फुट ऊंचा है। कितना बोले हम, 243 फुट क्या है, वो ऊंचा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हुंडरू का जो जलप्रपात का जो ऊंचाई है, क्या बोले, हुंडरू के जलप्रपात का जो ऊंचाई है वह कितनी है, वो आपको बताना है कि 243 फुट क्या है, ऊंचा है। उजला पानी, ऐसे प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और बहाव में पिच कर पत्थर का सफेद चूर्ण खिस गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि कई रुई ढूंढने वाला अपने धुन की पर रुई ढूंढकर ऊंचे बैठे हुआ गले के नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकलता है, और कई पर बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरते हैं तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसे रंग उत्पन्न होते हैं। अब जैसे ऊपर से गिरता है, ठीक, गिरने के बाद जब नीचे से नदी से होते हुए पानी निकलता है और कहीं पर जो आपको पत्थर मिल जाते हैं ऊंचे, और उस पर जब टकराते हैं तो लेखक कहते हैं कि टकराने के बाद जो है इंद्रधनुष हमको दिखाई देते हैं। कौन बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। इंद्रधनुष का प्रकार रहते हैं, इंद्रधनुष जैसे रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंग पानी हवा में उछल कर विलीन हो रहा है, हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। आज यहाँ तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कहां तक रहने देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है आपको हम जो है ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा देंगे। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। फिलहाल जितना हम ऑब्जेक्टिव लिखे हैं आप लोग क्या करना है, कॉपी ले लेना है और जितना भी ऑब्जेक्टिव है उनको लिख लेना है और अच्छा से देखना है ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे मिस ना हो। और इनका जो है ऑब्जेक्टिव सेशन भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जो है आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, MSSC ऑफिशियल सर्च मारिए और वहां से आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे कि क्लास 10 का जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेशन है, और वही ऑब्जेक्टिव सेशन को आप अगर देख लेते हैं तो मैं वादा के साथ कह सकता हूँ कि ना भी कहीं कुछ भी नहीं तो आपको 90-95% अवश्य ही आ सकता है। तो आप लोग जरूर देखिए, आशा करते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।